हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल यूजी कोर्सेज में जो हिंदी सब्जेक्ट आपने लिया है, हिंदी का यानी कि हिंदी ए, हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार सेमेस्टर 2 के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने इसमें यूनिट नंबर 1 का जो लेसन नंबर 1 है, इसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया था, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 2 और पार्ट 1 दोनों मिलाकर जो है हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरे के पूरे लेसन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करने वाले हैं इसी यूनिट के लेसन नंबर 2 के बारे में, संप्रेक्षण और संचार तथा संप्रेक्षण के विविध आयाम। तो इसको भी हम देखेंगे कि अगर लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं होता है तो हम इसे एक ही पार्ट में ख़त्म करेंगे, और अगर लेसन ज़्यादा बड़ा होता है तो हम इसको भी 2 से या 3 पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए, जैसे कि हम पहले लेसन के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं संप्रेक्षण की अवधारणा और ये सब, तो अब हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 2 के बारे में। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 2, यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है संप्रेक्षण और संचार तथा संप्रेक्षण के विविध आयाम। अब आयाम वर्ड से मैं आपको पहले भी परिचित करा चुका हूं। आयाम का मतलब परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण, नजरिया या फिर प्रकार। तो अगर आपको मैं बता दूं, देखो बीए के अंदर क्या होता है कि आप बड़े हो चुके हो, तो आपके साथ में जो खिलवाड़ है वो क्या है? सिर्फ शब्दों का खिलवाड़ है। शब्दों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर लिखकर जो है आपको समझाया जाएगा और वही चीज़ें आपको समझनी है। तो संप्रेक्षण, संचार और संप्रेषण के विविध आयाम। अब इस लेसन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले हम थोड़ा सा एक छोटा सा एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं कि भाई हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये लेसन जब कंप्लीट होगा तो आपको पता होगा, यानी कि यू विल बी एबल टू नो कि संप्रेक्षण और संचार का विषय जो है वो क्या है और इनके संबंध क्या हैं वो आपको पता चलेंगे, और संप्रेक्षण के आयाम कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपको पता चलेगा। और फाइनली कि जो इसके आयाम हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो संप्रेक्षण और संचार वाली जो इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले एक इंट्रो है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि आंसर लिखने से पहले आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लिखना होता है कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, बच्चे के पास थोड़ी सी नॉलेज है। तो अब सबसे पहले मैं आपको इसमें एक इंट्रो बताता हूँ कि जो विचार अभिव्यक्त और विचारों के आदान प्रदान की जो भावना है, इनके साथ ही जो है ना, मानव समाज में संप्रेषण और संचार की प्रक्रिया का विकास हुआ। कि आज अगर हम बात करें कि जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, तो मनुष्य के जन्म के साथ ही जो है संचार और संप्रेषण की प्रक्रिया का विकास हुआ है। और ये भी बोला जाता है कि जो संप्रेषण और संचार है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, और सामाजिक प्रक्रिया के साथ साथ ही समाज के समस्त संस्थाएं, समूह या मनुष्य, इनके बीच में जो है वो संचार होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको 2-3 लाइनें याद हो गई, बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं करना। अब पॉइंट आएगा आपका, पहला पॉइंट आपने लिखा विषय प्रवेश एवं विवेचन। अब विषय प्रवेश एवं विवेचन में हम थोड़ी सी और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि बताया गया कि मानव के जन्म के साथ ही संप्रेषण और संचार की प्रक्रिया का जन्म हुआ, जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। और बताया गया कि जो संप्रेषण और संचार है ना, ये सिर्फ मनुष्य में नहीं बल्कि पशु पक्षियों के समाज में भी मौजूद है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं जो इसका मेन पॉइंट आपका आएगा कि संप्रेक्षण एवं संचार। अब दोनों जो वर्ड है ना, वो हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सेम, यानी कि वो दोनों के दोनों समानार्थी हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा बोलते हैं कि देयर कुड बी सम डिफरेंस। तो वो कौन कौन से डिफरेंस हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि आखिर संचार और संप्रेक्षण है क्या। तो संप्रेक्षण का अर्थ अगर हम देखते हैं तो किसी बात या विचार को सम्यक रूप से आगे बढ़ाना, किसी बात को, किसी विचार को आप आगे बढ़ा रहे हो, या किसी बात या विचार या भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो ये संप्रेक्षण की प्रक्रिया इस बात पर जोर देती है कि वक्ता जो कहना चाहता है, जो भी आप कहना चाहते हो, वो ठीक ठीक श्रोता तक उसी रूप में और उसी भाव में पहुंचे, और यही क्या कहलाएगा? संप्रेक्षण कहलाएगा। अब वहीं अगर हम संचार शब्द की बात करें, तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है भैया, संस्कृत भाषा की चर धातु से हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो ये संचार शब्द है, इससे अभिप्राय है कि किसी भी बात या विचार को आगे बढ़ाना, चलाना, प्रचार प्रसार करना या ज्ञान या विचार को फैलाना, ठीक है, यही हमारा संचार कहलाएगा। अब आगे अगर आप देखें कि संचार का यहाँ पर जो है एक शॉर्ट रूप में अर्थ दे रखा है कि भाई ज्ञान को या फिर किसी की बात को दूर दूर तक फैलाना ही क्या कहलाएगा? संचार कहलाएगा। अब वहीं पर हम छोटी सी और चीज़ें इसको और ज़्यादा डीप थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो संचार शब्द है वो है क्या, संप्रेक्षण है क्या, ठीक है। तो देखो, हिंदी में जो संचार वर्ड है, इसी वर्ड को हम संप्रेक्षण के नाम से, संवाद के नाम से भी जानते हैं। अब संचार को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जो वर्ड है ये कैसे आया? तो कम्युनिकेशन वर्ड जो है लैटिन भाषा का एक वर्ड है जिसका नाम है कम्युनस। अब कम्युनस शब्द से बना हुआ है। अब जिसका भी मतलब क्या होता है, उसका भी मतलब सेम वही है, टू शेयर, टू ट्रांसलेट, टू एक्सचेंज, या फिर भागीदारी, स्थानांतरण और आदान प्रदान। तो बहुत आराम से आपको समझ में आ रहा है।
अब जो कॉमनेस शब्द है इन तीन अर्थों पर गंभीरता से विचार कर पाते हैं, जैसे कि किसी को अपने भावों और विचारों से अवगत कराना, कि भाई कोई भी जो भाव है विचार है उससे अवगत कराना ही क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा, या फिर संचार कहलाएगा, संप्रेषण कहलाएगा, संवाद कहलाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें आपने लिख ली। अब उसके बाद यहाँ पर आते हैं संचार के आधारभूत तत्व। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि संचार क्या है और संचार के आधारभूत तत्व बताइए, तो आप आराम से यहाँ पर तत्व जो है आराम से लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मानव जीवन में ऐसी एक भी घटना की कल्पना नहीं की जा सकती जिसके कोई संकेत या ध्वनि व्यक्त ना हो और वह संचार ना करे। तो देखो मनुष्य का जो जीवन है, तो वी पीपल आर लिविंग ऑन द अर्थ, पर उसके बाद भी यहाँ पर सबसे मेन चीज़ क्या है कि बिना संचार के हमारा जीवन अर्थहीन है। मानव जीवन ऐसे ही संचार के द्वारा गतिमान रहता है। अगर संचार है तो ही मनुष्य का जीवन है, क्योंकि देखो मानव जो है जन्म के साथ में क्या होता है, रोने लगता है, हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, और हाव भाव ये सब चीज़ें बीच में लाता है ना, तो ये सब चीज़ें संचार में सम्मिलित है। और ऐसे में ही मनुष्य का जो देखने, सुनने या संवेदन महसूस करने संबंधी जितनी भी बातें होती हैं वो ग्रहण की जाती है और वो संचार के रूप में होती है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आया। अब इसके जो तीन तत्व हैं, पहला भेजने वाला, ठीक है, संदेश भेजने वाला। पहला व्यक्ति कौन है, संदेश भेजने वाला, जिसको हम संप्रेषक बोलते हैं या फिर स्रोत बोलते हैं, है ना। दूसरा संदेश, और तीसरा संदेश ग्रहण करने वाला यानी कि ग्राही, लक्ष्य कि किसको संदेश मिलेगा। अब इन्हों तीनों तत्वों में यदि कोई अलग है या अलगाव होगा तो संचार यानी संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ हटी, इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ हटी, संदेश भेजने वाला हटा या संदेश हटा या फिर संदेश ग्रहण करने वाला हटा, तो सिंपल सी बात है मिसकम्युनिकेट होगा, संदेश वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अब उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर कि संप्रेषण का जो मूल उद्देश्य है वो संदेश प्रेषण के माध्यम से श्रोता के विचारों, व्यवहार और तौर तरीकों को संस्कारित यानी परिवर्तित करना है, कि भाई किसी भी चीज़ को जो क्या करना है, परिवर्तित करना है। संदेश एक सूचना का केवल संचार भर नहीं है। संदेश का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई एक डेफिनेशन है, कोई एक सूचना है, इतने में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि एक प्रभावी प्रतिक्रिया है। और इसके अंदर बताया गया कि संचार प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि के रूप में जाना जाता है। प्रतिपुष्टि का मतलब फीडबैक, कि कोई भी चीज़ किसी ने बोली, उसके रिस्पॉन्स में आपने जो भी बोला वो सब क्या है, वो फीडबैक कहलाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखो संचार के दो प्रमुख अव्यय दिए गए हैं। वो दो प्रमुख अव्यय कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक है आपका सहभागिता और दूसरा है साझेदारी। अब किसी भी कार्य को करने या विचार को पूर्ण करने के लिए आपस में विचार विनिमय की समानता आवश्यक होती है। विनिमय का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लेन देन। अगर मैंने कुछ बोला तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा, वो मेरी सुनेगा, मैं उसकी सुनूंगा। तो जब हम आपस में विचार को लेन देन करते हैं, जब उसकी समानता बिल्कुल बराबर होती है, तब संचार जो है बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया सब कुछ। अब बात आती है इसके अंतर्गत इसके आयाम की। तो संप्रेषण के जो आयाम है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको ऊपर की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। आप पेन कॉपी लेकर बैठो और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जितना जितना मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, अपने जो भी मार्कर से मैंने लिख रखा है, सिर्फ आपको उतने पे ध्यान देना है, ठीक है, और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब संप्रेषण के आयाम की बात करते हैं। तो देखो संप्रेषण के आयाम से क्या तात्पर्य है, मानव जीवन में संप्रेषण का क्या क्या और किस रूप में योगदान। अब मनुष्य जो है वो अपने जीवन में संप्रेषण का कैसे योगदान करता है, कैसे किस किस तरीके से जो है उसको लेकर आता है अपने जीवन में। अब आयाम यानी कि किसी मत, विचार, धारणा के विविध पहलू हैं। आयाम यानी कि कोई भी जो मत है, कोई भी विचार है, कोई धारणा है, उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हम ये भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो संप्रेषण है ना, इसका परिणाम मानव समाज की एक अंत्यक्रिया है। कि मानव समाज की जो अंत्यक्रिया है उसका जो परिणाम है वो संप्रेषण ही है। और इस अंतक्रिया में ही संप्रेषण किसी न किसी रूप में संदेश ग्रहण करने वाले से संपर्क स्थापित करता है। अब कोई भी व्यक्ति है सामने है, तो अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तो रिसीव कर रहा है, और वो जो रिसीव कर रहा है वो क्या है, वो एक संदेश है। तो कहने का मतलब क्या है कि संप्रेषण जो है वो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों के अंतर्गत जुड़ा हुआ है। अब बात आती है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, ठीक है। हैरोल्ड डी लॉसवेल जो है उन्होंने इसको तीन भागों में बांटा है। तो क्वेश्चन देख लेना, याद रख लेना। ऐसा भी हो सकता है कि वो क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, हैरोल्ड डी लॉसवेल ने संप्रेषण को कितने भागों में बांटा है, उनके भाग बताइए, तो वो ये भी पूछ सकता है। तो सूचना संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना, सूचना विश्लेषण यानी कि उसको एनालाइज करना, और सामाजिक ज्ञान और मूल्य का प्रेषण, और सामाजिक ज्ञान को एक्टिव करना। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। अब कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि संप्रेषण के अंतर्गत जो है ना मनोरंजन को भी सम्मिलित कर लेते हैं। अब मनोरंजन, अब
वो इसके अंदर सम्मिलित है। पर आज सामाजिक जीवन में संप्रेषण और संचार के विविध आयामों को देखते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने बताया कि संप्रेषण के द्वारा ही जो है संस्कृति का संचरण करना, घटना और मुद्दों की व्याख्या करना, समाज से संबंध स्थापित करना, समाज में एकजुटता लाना और लोकतांत्रिक सहभागिता लाना, मनोरंजन करना और पर्यावरण पर दृष्टि रखना आदि ये सब इसमें शामिल है। अब जब इसके हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसके, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये रहे, अब संप्रेषण और संचार के प्रतिरूप का प्रारूप जो है ना, जैसा भी हो, इसके मूल रूप चार हैं, चार प्रकार हैं। कौन कौन से? सूचना यानी कि सूचनात्मक, प्रेरणा यानी कि प्रेरणात्मक, शिक्षा अर्थात शिक्षात्मक और मनोरंजन यानी कि मनोरंजनात्मक। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम, जो पहला आपका है सूचना वाला। तो संप्रेषण का सबसे पहला जो आयाम है वो सूचना का संग्रह है, सूचना को इकट्ठा करना, सूचना का प्रचार प्रसार करना। विश्व की नई नई घटनाओं की सूचना जन जन तक संचार के द्वारा ही पहुंचाई जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो और वो कलेक्ट करने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंच रही है। तो ये जो जन जन तक पहुंच रही है इसी को हम संचार कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एक जमाने में ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति माना जाता था, तो ज्ञानी व्यक्ति का समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। परंतु आज सूचना ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपके पास में कितना ज्ञान है नहीं, आपके पास सूचना कितनी इकट्ठी है। जिस व्यक्ति के पास सूचनाओं का जितना बड़ा भंडार होगा वह उतना ही अधिक ताकतवर होगा। अंग्रेजी में एक कहावत भी यहाँ पर बोला गया है, वन हु नोज मोर ही ऑनर्स मोर, कि जो ज़्यादा जानता है उसी की ज़्यादा जो है तारीफ होती है, या फिर उसकी जो ज़्यादा जो है पूछ होती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सूचना विश्लेषण, जो हमने ऊपर पढ़ा। तो मैंने आपको क्या बोला, आपने आराम से पॉइंट बना लीजिए, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, जो जो तीन तीन चार चार लाइनें मैं बता रहा हूँ उन लाइनों को लिख लीजिए, टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन आते ही आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। तो सूचना विश्लेषण में क्या बोला गया है कि संचार के अंतर्गत जो है हम केवल सूचनाओं का संग्रहण और प्रचार प्रसार नहीं करते, बल्कि इसके अंदर सूचनाओं का विश्लेषण भी होता है, एनालाइज भी होता है, ठीक है। जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाओं में अलग अलग विषयों और समसामयिक घटनाओं पर बहस होती है। सूचनाओं का विश्लेषण ही तो है वो, कि उस पर वो बहस हो रही है वो, कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अगर धर्म की बात हो रही है या फिर किसी जेंडर की बात हो रही है कि लड़कियों को समान अधिकार नहीं है, लड़कों को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, इस पर जो भी चर्चा चल रही है, बहस चल रही है, वो हम क्या कर रहे हैं, वो उन सभी सूचनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपका सामाजिक ज्ञान। अब सामाजिक ज्ञान में क्या है कि भाई समाज का अगर हम एक हिस्सा देखें तो संचार तो एक हिस्सा उसका है, परिपूर्ण है। संचार का अलग महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि लोगों के ज्ञान की चिंतन के स्तर में वृद्धि करना। कि भाई संचार का एक और महत्वपूर्ण कार्य है कि जो लोग हैं उनके पास जितना ज्ञान है, उनके पास जितना चिंतन स्तर है, उनकी जो बुद्धि है उसको आगे बढ़ाना। अब समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, सिनेमा और जितने भी संचार माध्यम लोगों को इन्हें विशिष्ट घटनाओं की सूचना मात्र नहीं देते, बल्कि समाज के जीवंत प्रश्नों को भी लेकर आते हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि बस सिर्फ सूचना दे रहे हैं, बल्कि जो आज वर्तमान में चीज़ों की आवश्यकता है वो भी जो है इसके द्वारा जो है लोगों तक पहुंचती है। उसके बाद आप पढ़ोगे इसके अंदर मनोरंजन एवं संप्रेक्षण। अब मनोरंजन क्या है, तो देखो मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि संचार एवं संप्रेक्षण माध्यमों का एक महत्वपूर्ण आयाम जो है मनोरंजन भी है। अब एक तरह से यदि हम जनसंचार माध्यमों के उद्भव की बात करें तो इसका उद्देश्य संस्कार देने से अधिक मनोरंजन करना है। क्योंकि जैसे कि आज हम बात करें, आज देखा होगा आपने कि बहुत जो शो चलते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं, जैसे ओपेरा, ठीक है, ये आयोजित हो जाते हैं, फिर टेलीविज़न पर अपना एक अधिकार जमा लिया है इन्होंने। अब क्या हो रहा है, धीरे 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 चीज़ें जो है ये मनोरंजन का माध्यम बन चुका है। अब इसमें देखो एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि कई बार कुछ मनोरंजक कार्यक्रम जो कि टेलीविज़न सिनेमा से संबंधित हैं उनमें सेक्स, अपराध, हिंसा, इसकी भरमार बहुत होती है। अगर हम बात करें भाई कि बहुत सारे एपिसोड, जैसे सपोज अगर हम बात करें कि एक एपिसोड आता है आपका क्राइम पेट्रोल, है ना, तो क्राइम पेट्रोल है आपका, या कोई आपका सावधान इंडिया है, तो ये जो एपिसोड्स आते हैं तो है तो जागरूक के लिए, मनोरंजन के लिए, पर इसके अंतर्गत जो है सेक्स को, अपराध को, हिंसा को, इन सब चीज़ों को इसमें इतना इन्वॉल्व करके दिखाया जाता है कि व्यक्ति तक जो चीज़ें पहुँचती है ना वो एक अलग ही नेगेटिविटी इमेज बना लेती है, नेगेटिव इमेज बना लेती है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद में आपका जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है शिक्षा प्रदान करना। तो शिक्षा मानव जीवन का एक प्रमुख आधार एवं श्रृंगार है। वो बोलते हैं ना कि जो स्त्री के बहुत सारे श्रृंगार हैं, सिंदूर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, सेम ऐसे ही चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबके लिए एक प्रमुख आधार बनाने के लिए, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जो उसका सबसे अच्छा श्रृंगार है वो क्या है, शिक्षा है। तो शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना सिखाना मात्र नहीं है,
बल्कि मनुष्य को एक सुयोग्य मनुष्य या फिर नागरिक बनाना है, एक अच्छा नागरिक बनाना। वह देश के संसाधनों का पूर्ण विकास कर सके और विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंच सके। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। उसके बाद लास्ट इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे तो उसमें से जैसे कि अभी एक पॉइंट आपका घटना और मुद्दों की व्याख्या करना, कि भाई मानव जीवन में संचार के अंतर्गत केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि जो घटना हो रही है हमें जानकारी हो, बल्कि घटनाओं के पीछे क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण है उसके महत्व को भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये तो बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा, शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि कोई घटना हो रही है चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, वो क्यों हो रही है उसका महत्व जानना जरूरी है। फिर आता है समाज में एकजुटता लाना, ठीक है, इक्वलिटी की बात करना, समानता की बात करना, सबको एक साथ लेकर चलना। किसी भी समाज या देश की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना संगठित और एकजुट है। क्योंकि अगर हमारे हमारे समाज में, हमारे देश में, राष्ट्र में अगर गृह युद्ध चल रहा है, जाति युद्ध चल रहा है, धर्म युद्ध चल रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हम जाति धर्म में ही बटे हुए हैं, एकजुटता नहीं है, शांति नहीं है। अब शांति के समय विकास प्रगति के कार्य हेतु, आपदा के समय पुनर्निर्माण के लिए और राष्ट्रीय संकट के समय देश की सुरक्षा के लिए लोगों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना कि घर में कभी लड़ाई हो जाती है, तो बाहर किसी से लड़ाई हुई है घर के एक मेंबर की, तो वो सभी लोग जो है वो इकट्ठे होकर एक साथ जो है इकट्ठे होकर आ जाते हैं। तो क्या होता है जब सब के सब एक साथ होकर आ जाते हैं तो सिंपल सी बात है, तो वहाँ पर ये दिखता है कि भाई हाँ ठीक है, एकजुटता है, तो वो एकजुटता होनी जरूरी है। चाहे वो फिर घर की बात करें हम, चाहे फिर हम लोग राष्ट्र की बात करें कि राष्ट्र संकट में है, किसी कार्य की बात करें तो उस जगह पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो फाइनली आपको देखो मैंने क्या बोला था कि लेसन ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, तो हमारा फर्स्ट एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है अच्छी तरीके से। और आप अच्छी तरीके से इसको आप जो है क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे कि भाई संप्रेक्षण के आयाम से क्या तात्पर्य है, बहुत अच्छी तरीके से हमने ऊपर पढ़ लिए थे इसके कितने आयाम होते हैं। हैरोल्ड डी लासवेल के अनुसार मैंने आपको बताया था इनके बारे में पूछ लिया जाएगा, है ना। संप्रेषण के कितने आयाम है, लिखित रूप से संप्रेषण किसके माध्यम से होता है, तो ये सब चीज़ें हम ऊपर अब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं।